और आपके राज्य में कोई चारा चोर राजनेता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ संभावना काफी है। हाँ, चारा चोर तो नहीं है, लेकिन पिछले समय में गोबर चोरी हुआ है। गोबर चोरी हुआ है। कुनकुरी नाम का जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पर धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। धर्मांतरण करने वालों को बढ़ावा दिया गया और हमको लगता है कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। निश्चित रूप से जो भी साधु संत आते हैं वो भी धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नियम बने कि मतलब धर्मांतरण पर रोक लगे। कि इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपकी सरकार आने के बाद भी हिंदू के घरों में घुसते हैं लोग और मारते हैं। हालांकि आपने उस पर एक्शन ली, एक गौरक्षक की हत्या की गई, वहाँ पर भी आपने उसके घर पे बुलडोजर चलाया। कानून व्यवस्था मतलब दुरुस्त होना चाहिए। पिछली सरकार में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। लगातार जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि देश भर में जहाँ पर भी इलेक्शन होते थे जी तो वहाँ कांग्रेस का खर्चा इसी राज्य से चलाया जाता था। बिल्कुल, लेकिन सरकार बदलने के बाद वातावरण चेंज हुआ है। और वो प्रश्न है डी लिस्टिंग का। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है, ईसाई बने हैं या मुसलमान बने हैं, लेकिन वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभी भी, जिनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, नाम हिंदू लगा रहे हैं लेकिन फायदा उठा रहे हैं। आज एसटी के जो लोग हैं वो कन्वर्ट होके एसटी का भी लाभ ले रहे हैं और माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मैं भी इसका पक्षधर हूँ डीलिस्टिंग का, कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो एसटी कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ वो माइनॉरिटी में रहे, एसटी का लाभ से वो वंचित हो। हमने देखा है कि दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से भी कुछ लोग धर्म के प्रचार के नाम पर, मजहब के प्रचार के नाम पर आते हैं। तो क्या आपके राज्य में भी दूसरे देशों से आने वाले ऐसे धर्म प्रचारकों पर आप नज़र रखेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे? जी बिल्कुल, वो चाहे दूसरे देशों के लोग हों या फिर अपने प्रदेश के लोग हों, जो भी धर्मांतरण का काम करेंगे उनके ऊपर सख्ती से सरकार एक्शन लेगी। तो छत्तीसगढ़ का भी कोई दिखेगा जेल में? तो आज भी कई लोग जेल में हैं जिनका कई महीना कई साल से उनका बेल नहीं हो रहा है। और भी लगातार जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि देश भर में जहाँ पर भी इलेक्शन होते थे जी तो वहाँ कांग्रेस का खर्चा इसी राज्य से चलाया जाता था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता और प्रमुख आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी इलाके के कांसाबेल की बगिया गांव के रहने वाले विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने 1990 से राजनीति की शुरुआत की थी। तब वो अपने गांव से निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी राजनीतिक पारी आगे की ओर ही बढ़ती गई। इसके बाद तपकारा से विधायक चुने गए और 1998 तक तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में वह रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और विष्णुदेव साय को बीजेपी ने साल 2006 में छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लगातार अहम पदों पर रहते हुए विष्णुदेव साय साल 2009 में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दोबारा सांसद बने। इसके बाद 2014 में भी वो सांसद चुने गए और केंद्र में बनी बीजेपी की सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 तक उन्होंने इस पद पर काम किया। फिर विष्णुदेव साय को 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया। विष्णुदेव साय को आरएसएस का करीबी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुलता के चलते समय समय पर पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी। सभी जिम्मेदारियों पर विष्णुदेव खरे उतरते गए। इसके बाद हाल ही में
2023 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 54 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और एक विशेष मुलाकात में आज आपके साथ है। आज आपको एक विशेष इंटरव्यू मिलेगा क्योंकि तिलकधारी पत्रकार के साथ तिलकधारी मुख्यमंत्री है और गर्व के साथ भगवाधारी भी है। और ये मुख्यमंत्री है भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको राम राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए भी शुभकामनाएं जी, और अभिनंदन। इतने महत्वपूर्ण राज्य के आप मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार सुदर्शन पर मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका इंटरव्यू है। एक बगिया नाम के गांव से सरपंच से एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने को कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेरे पिताजी का देहांत जब मैं 10 साल का था तब हो गया था और परिवार में बड़े भाई के नाते पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे पास थी। पढ़ाई लिखाई करना भी, परिवार को संभालना भी। और जैसे ही पढ़ाई करके घर आया तो पंचायत चुनाव हो रहा था, तो सबसे पहले गांव वाले हमको पंच बनाए। अच्छा। हाँ, 5 साल तक हम पंच रहे। हाँ। और चूंकि पंचायत में सबसे पढ़े लिखे और युवा हम ही थे, सरपंच का काम भी हम ही संभालते थे। तो अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो पंचायत वालों ने मिलकर कहा कि आपको निर्विरोध सरपंच बना देते हैं, आपकी अगर इच्छा हो तो। तो हमने कहा बिल्कुल, आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोगों का आज्ञा का पालन होगा। लेकिन मेरा आग्रह है कि सरपंच को ही अकेले क्यों, मतलब निर्विरोध, हाँ। पंचों को भी पूरा पंचायत निर्विरोध हो जाए तो और अच्छा होगा। हाँ। तो लोगों ने प्रयास किया और 13 वार्ड थे, तो 13 में 12 वार्ड तो निर्विरोध हो गया। एक जनरल वार्ड था, उसमें चुनाव हुआ, लेकिन हमारा प्रत्याशी वहां भी पंच के रूप में जीता। तो इस तरह से मतलब 5 साल पंच के बाद दूसरे चुनाव में निर्विरोध सरपंच बना। जी। तो क्या क्या पॉपुलेशन था? पंचायत का पॉपुलेशन तो वही करीब 2000। अच्छा जी, छोटा पंचायत। तो वहां भी आप निर्विरोध निर्विवाद बन गए जी। और यहाँ पर भी पार्टी में निर्विरोध निर्विवाद बन गए। हाँ, मतलब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया। तो एक हमारे राजनीतिक गुरु थे, वैसे तो हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी थे, लेकिन एक और का आशीर्वाद हमको प्राप्त था, श्री बालकृष्ण शर्मा, जिनको देवकी महाराज के नाम से लोग जानते थे। और वो मिसाबंदी थे, इमरजेंसी में 19 महीना जेल काटे हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि बेटा, इस बार हो सकता है कि तुमको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। कौन सा वर्ष था ये? 90 का वर्ष था, 1990। हाँ। तो हमको सरपंच के रूप में काम करते हुए 6 महीना ही हुए थे और विधानसभा का चुनाव आ गया। और सौभाग्यवश तपकरा विधानसभा क्षेत्र होता था उस समय, अब विभाजित मध्य प्रदेश में। तो विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिल गया। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि उस समय विभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा की सीट होती थी, जिसमें एकमात्र तपकरा विधानसभा सीट था जहां से हम प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से। वहां टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस को उनका चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं हुआ। अच्छा। सिंबल अलॉट नहीं हुआ। तो जैसे आपने कहा कि सरपंच निर्विरोध, उसी तरह से विधायक भी हम निर्विरोध टाइप का जीते।
मतलब पहली बार तपकरा क्षेत्र को हाँ 15,000 से जीते और कांग्रेस का वहां पर जमानत जब्त हुआ। तो आपका जो बैकग्राउंड है और जिस प्रकार से आपने ज़मीन पर इतना वर्ष काम किया है तो उसका छत्तीसगढ़ को फायदा होगा ही। बाकी तो सरकार चलती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी काम कम ज़्यादा तौर पर सभी सरकारें चलती ही है। मुख्य मुद्दा होता है आइडियोलॉजी का, अस्तित्व का, सस्टेनेबिलिटी का, कल्चर का। उसको भी आपने काफ़ी आग्रह से उठाया है। तो ये कुनकुरी नाम का जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पर धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और खास करके पूरे स्टेट में ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में भी काफ़ी है। तो उसको प्राथमिकता से रोकना, जिसके लिए आपने खुद आवाज उठाया है। जी, वैसे तो देखिए हमारा परिवार राजनीतिक ही रहा। देश की आज़ादी के बाद उस समय मध्य प्रदेश का स्वरूप भी अलग था। नागपुर राजधानी होती थी, सीपी बरार सरकार। उसमें हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साहब वो नॉमिनेट विधायक हुए थे। अच्छा जी, नॉमिनेट विधायक हुए थे और जनसंघी थे। अच्छा। तो उसके बाद और कई हमारे परिवार में राजनीति में रहे। हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी, वो 2-3 बार विधायक रहे। 1977 में रायगढ़ से सांसद भी रहे और जनता पार्टी की सरकार में, मोरारजी भाई के सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। फिर हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक थे, एक हमारा भाई विधायक था। तो इस तरह से लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार से तो ये लिगेसी है में रहा। जी, और हम लोग क्षेत्र में जनता का सेवा करते रहे और धर्मांतरण का खिलाफत करते रहे। क्योंकि जिस जिला से हम आते हैं वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है और उस क्षेत्र में भारी तादाद में धर्मांतरण होता था, गो हत्या होती थी। लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जो हमारे वहाँ के राज परिवार से थे और 3 बार राज्यसभा के सांसद और 2 बार लोकसभा के सांसद, 5 बार कुल मिला के सांसद थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो भी राज्य मंत्री के रूप में काम की। उनका डायलॉग फेमस है, उन्होंने कहा था कि अगर या कांग्रेस को हराऊंगा नहीं तो मूंछ काट दूंगा। जी जी। तो पूरे देश में वो मूंछों की चर्चा थी, वो इसलिए जाने जाते थे। जी जी जी। तो उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया। एक तो धर्मांतरण के खिलाफ अनेकों पदयात्रा किए, गोहत्या के खिलाफ अनेकों पदयात्रा किए, 15-15, 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा जिसमें हम भी शामिल हुए और हजारों की संख्या में रहते थे। और उसके कारण से वहां पर धर्मांतरण रुका, गोहत्या रुकी और लाखों लोगों को राज परिवार से होते हुए भी जो कन्वर्टेड थे उनका पैर अपने हाथ से धोते थे। वो फोटो आज भी और आंखों के सामने है। फिर उनको हिंदू धर्म में वापस लाते थे। तो इस तरह से घर वापसी कार्यक्रम उन्होंने चलाया, जिसको आज उनके बेटे सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम भी उनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो आपका ये एजेंडा है और इस राज्य का अस्तित्व पर इसका संकट है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में ये हो रहा है। तो अब मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी इसके लिए रोकने की क्या प्राथमिकता है, क्योंकि कई राज्यों ने इसके लिए कानून बनाए हुए हैं? देखिए, पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्मांतरण जोरों पर हुआ। वो सोनिया बाई का आशीर्वाद था। हाँ, सारे चर्चेस को पैसा मिलता था, खुली छूट थी। कई कांग्रेस के नेता जो हमारे परिचित है वो बोलते थे कि क्या करें, हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर ईसाइयों के खिलाफ बोलेंगे तो मैडम पत्ता काट देगी। जी जी। हाँ जी। तो हम पिछले समय प्रदेश अध्यक्ष के भी दायित्व में थे। तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते कई बार यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बोलते रहे कि आप धर्मांतरण रोको। तो बोलते थे कि कहीं शिकायत तो हो तो कार्रवाई करें। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उनके प्रशासन के अधिकारी ही मतलब प्रमाणित किए। एक तो सुकमा के एसपी थे, उन्होंने पत्र लिखकर इस पर चिंता जाहिर की थी। बस्तर के जो कमिश्नर थे उन्होंने चिंता भी किया था, जाहिर किया था। और अनेकों थाने में हमारे लोग
और विश्व हिंदू परिषद के लोग शिकायत दर्ज किए, लेकिन उल्टे शिकायतकर्ता लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती थी और लगातार धर्मांतरण करने वालों को बढ़ावा दिया गया। और हमको लगता है कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी, काहे कि जो धर्मांतरित हो जाता है वो भाजपा से कट जाता है। राष्ट्रांतर कहते हैं अपन, तो कहते हैं कि वो धर्मांतर मतलब राष्ट्रांतर, उसके आस्था भी देश के बाहर चली जाती है। जी 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 जी। तो इसलिए पिछली सरकार में बढ़ावा मिला, लेकिन जब से सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आई है तो वातावरण चेंज हुआ है। आज थोड़ा उनमें भय है। नहीं, लेकिन इसको कानून में बांधना चाहिए, तो उसके लिए अभी कोई सोच रहे हैं या आने वाले दिनों में कोई एजेंडा है? क्योंकि ये हमेशा के लिए होना चाहिए ना। देखिए, भारत में जितने महापुरुष हुए वो किसी भी विचार के हो, गरम दल के हो, नरम दल के हो, सेकुलर हो या हिंदुवादी हो, उन सभी ने धर्मांतरण के विरुद्ध बोला है। देखिए, अभी हमारी सरकार को मुश्किल से 1.5 महीने हुए हैं और ये चिंता का विषय तो है धर्मांतरण। निश्चित रूप से जो भी साधु संत आते हैं वो भी धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते हमारा प्रयास होगा कि अपने वरिष्ठों से चर्चा करके कोई ऐसा जरूर यहाँ पर नियम बने कि मतलब धर्मांतरण पर रोक लगे। इसके साथ साथ गौ वाली बात भी है, गौ हत्या, कसाईयों को यहाँ बहुत बढ़ावा मिला। हमने देखा कि बंगाल में जो ट्रक पकड़े जा रहे थे, ट्रेनें पकड़ी जा रही थी, वहां पर भी छत्तीसगढ़ से गाय जाती है, क्योंकि नीचे से मतलब पश्चिम से आने वाली गाय भी छत्तीसगढ़ पास होके ही जाती है, छत्तीसगढ़ की गाय भी है। तो यहाँ पर कसाईयों का बोलबाला था, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी कहते थे कि हम कसाईयों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का संरक्षण था। तो आपने भी गाय के लिए आवाज उठाया है। आप जिस विचारधारा से आते वहां पर भी गौ गंगा गायत्री की बात की जाती है, तो उसके लिए भी भाजपा के अन्य सरकारों ने कानून बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है। तो आपको भी ये कानून लाने की दिशा में कोई योजना बनानी चाहिए। देखिए, जब 15 साल हम लोग सरकार में थे, यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो गोहत्या पर भी थोड़ा लोग भय खाते थे। और बहुत मवेशी बाजार उस समय बंद थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई फिर वो मवेशी बाजार शुरू मतलब हो गए। तो ये जो वृद्ध जो गायें हैं इसकी खरीद बिक्री फिर बढ़ गई। लेकिन अब हम इस अपनी सरकार में जरूर इस पर भी कोई कानून लाएंगे। अभी तो ऐसा कानून है कि मतलब ज्यादा कार्रवाई उन पर होती नहीं है और भय का वातावरण भी नहीं बन रहा है। तो जरूर हमारी सरकार इस पर भी विचार करेगी। इसकी कोई टाइमलाइन है? अब जितना जल्दी से जल्दी प्राथमिकता में आपके है? प्राथमिकता में है जी। साथ साथ में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ वैसे कभी भी जिहादियों के चंगुल में नहीं रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में हमने देखा कि इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपकी सरकार आने के बाद भी हिंदू के घरों में घुसते हैं लोग और मारते हैं। हालांकि आपने उस पर एक्शन ली, एक गौरक्षक की हत्या की गई, उस वहां पर भी आपने उसके घर पे बुलडोजर चलाया। तो उनका भी हौसला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और रोहिंग्या घुसपैठ ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हो रही है। जी बिल्कुल, पिछले 5 वर्षों में ऐसे असामाजिक तत्वों का हौसला बहुत बुलंद हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ से उनको संरक्षण मिलते रहा। लेकिन सरकार बदलने के बाद वातावरण चेंज हुआ है और अभी सबको निर्देशित किए हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस पर कानून व्यवस्था मतलब दुरुस्त होना चाहिए। पिछली सरकार में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। हमने देखा है कि दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से भी कुछ लोग धर्म के प्रचार के नाम पर, मजहब के प्रचार के नाम पर आते हैं। कई राज्यों ने उसको प्रतिबंधित किया है। यहाँ तक कि सोनिया जी का जो मायका है, राहुल गांधी के ननिहाल कहेंगे, वहां पर वहां की प्रधानमंत्री कहती है कि बाहर का कोई भी इस्लामी प्रचारक अब हमारे देश में नहीं आएगा और नई मस्जिद बनवानी होगी तो परमिशन लेनी होगी। तो क्या आपके राज्य में भी दूसरे देशों से आने वाले ऐसे धर्म प्रचारकों पर, उनको धर्म नहीं कहना चाहिए लेकिन मजहबी प्रचारकों पर भी कोई आप नजर रखेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे? जी बिल्कुल, वो चाहे
दूसरे देशों के लोग हों या फिर अपने प्रदेश के लोग हों, जो भी धर्मांतरण का काम करेंगे उनके ऊपर सख्ती से सरकार एक्शन लेगी। अब ये चर्चा है देश भर में, चुनाव पास आ रहा है और आपको आपके प्राथमिकता के भी विषय करने हैं। जैसे मैं जानता हूं कि आप जब दिल्ली में मंत्री थे तो जुदेव जी आपके घर को मिनी एम्स कहते थे जी। और आपके यहाँ एक शेड बना था, लोग वहां पर ट्रीटमेंट के लिए आते थे और आपने प्राथमिकता से कई लोगों की ट्रीटमेंट कराई है जी। और ट्राइबल क्षेत्र में स्वाभाविकता ऐसी सुविधाओं को लेकर अभाव तो रहता ही है जी। तो क्या आप सीएम बनने के बाद उस दिशा में कोई एक्शन, कोई प्रोग्राम, प्राथमिकता? देखिए, बीमार और गरीब लोगों का सहयोग करना एक तरह से मेरा हॉबी रहा है और मैं जब से विधायक बना, सांसद रहा, तब से जितने भी लोग हमारे पास आए, चाहे बीमारी के इलाज के लिए आए, चाहे और तरह का सहयोग के लिए आए, और जितना आप हमसे उसमें पार्टी भी नहीं देखते थे? जी जी, पार्टी भी नहीं देखते थे। जो भी मतलब हमारे पास आ गया सहयोग के लिए, उसका मतलब बिना भेदभाव के साथ सहयोग करते थे। और पिछले समय जब हम लोगों की 15 साल की सरकार थी तो यहाँ के मुख्यमंत्री कभी कभी बोलते थे चर्चा में कि बीमार लोगों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का पत्र आता है तो आप ही का आता है। और हमारा सौभाग्य था कि हम अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी सांसद थे, उस समय भी बीमार लोगों का मदद करते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है उसको और सख्त कर दिया कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो विद इन 7 डेज उस पर कार्रवाई हो और संबंधित हॉस्पिटल को पैसा चला जाए। तो हमको ख्याल है कि हम सैकड़ों हजारों लोगों का प्रधानमंत्री राहत कोष से भी बीमारी का इलाज कराए। एक तो यहाँ प्रदेश में भी हमारी सरकार थी तो यहाँ की सरकार से भी मदद लेते थे और भारत सरकार से भी। और आयुष्मान भारत कार्ड मोदी जी ने शुरू किया था क्योंकि उनको मालूम था कि जो देश में गरीब लोग हैं उनको भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, टीबी जैसे बड़ी बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब, किडनी सबकी बीमारी हो जाती है जिसमें मतलब ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए आयुष्मान भारत कार्ड का उन्होंने शुरुआत किया जिसमें 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था थी। तो इन योजनाओं का भरपूर मतलब हमने मतलब उपयोग किया और जरूरतमंदों को मदद किए। हमको खुद भी नहीं पता है कि कितने लोगों का मदद किए। नहीं, यही भाव होना चाहिए। लेकिन आप तो अब मुख्यमंत्री है तो क्या कोई ऐसा आइडियल मॉडल जो कि बाकी राज्यों के लिए भी आइडियल हो सकता है, तो आप इस इंटरव्यू के थ्रू देश भर के हेल्थ सेक्टर के लोगों को अपील करते हैं कि कोई ऐसा मॉडल लेकर आए, आपके पास भी इसके लिए कोई योजना हो? अभी तो देखिए, पिछले 5 साल में आयुष्मान भारत कार्ड का भी यहाँ पर ठीक से मतलब इस्तेमाल उपयोग नहीं हुआ। एक खूब चंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से इन्होंने योजना लाए थे, लेकिन उसका भी लाभ लोगों को नहीं मिला। लेकिन अब आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लोगों को मिल रहा है। और एक हम लोग के समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना होता था 50,000 का, जो मतलब सभी वर्ग के लिए था। तो हम लोग सोचेंगे कि फिर से वो योजना सब यहाँ पर लागू हो और अंतिम व्यक्ति तक चली जाए, अंतिम व्यक्ति तक मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत लूट भी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के शिकंजे में दुनिया भर के लोग हैं। ऐसे में आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर कई जड़ी बूटियां, वनौषधियों का बड़ा संभावना है। आयुष मंत्रालय भी भारत सरकार का इसको प्रमोट करता है कि जड़ी बूटियों की खेती की जाए। आपके यहाँ तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, तो उसको भी बढ़ावा देके रोजगार से लेके स्वास्थ्य लाभ तक बहुत बड़ी योजना बन सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ये खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा से भी भरपूर है और तरह तरह की जड़ी बूटियां यहाँ पर हैं। और आदरणीय मोदी जी आयुर्वेद को बढ़ावा दिए हैं, अलग से आयुष मंत्रालय का उन्होंने गठन किया है। और आपको मैं ये बताते हुए भी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ का एक वैद्य
पद्मश्री से हाँ, मतलब पुरस्कृत देखा, हुआ है। हमारा नारायणपुर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिला का वो रहने वाला है। अभी आदरणीय मोदी जी उनको पद्मश्री से पुरस्कृत किए हैं। अभी वो राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत होगा। उसको हमने यहाँ पर बुलाया था, मुख्यमंत्री के नाते उनको पुरस्कृत किए थे। तो वो बता रहे थे कि उनके पास हर बीमारी का इलाज है और जैसे कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन थक हार के लोग उनके पास जाते हैं और अमेरिका तक के आदमी कैंसर के पीड़ित उनके पास आए हैं और वो भी ठीक हुए हैं। ऐसा उनका कहना था, रिकॉर्ड था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है आयुर्वेद के क्षेत्र में। और आपको ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि आज दवाइयों की कीमत बहुत है, लेकिन एक जेनेरिक दवाई का भी बढ़ावा मोदी सरकार में हुआ है और हर क्षेत्र में जेनेरिक दवाई की अलग दुकान है। और ये डॉक्टरों को हिदायत है कि भाई आप जेनेरिक दवाई भी आप लिखें, प्रिस्क्रिप्शन में लिखें और बहुत सस्ती है वो दवाई, तो उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास आयुर्वेद का अथाह संभावना है जी। जैसे आजकल वेलनेस रिसोर्ट खुल रहे हैं, आश्रम लोग भी खोल रहे हैं और आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने को इंश्योरेंस भी कवर करा है, आयुष मंत्रालय भी कवर करा है। और भारत में हेल्थ टूरिज्म को लेकर भी लाखों लोग आने लगे हैं जी। तो यहाँ पोल्यूशन भी कम है। तो ऐसे राज्य में जहाँ सस्ताई मतलब ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, नेचर पूरा अवेलेबल है, ऑक्सीजन की मात्रा है, हम जैसे दिल्ली वाले लोग आते हैं तो एकदम खुली हवा में सांस लेने जैसा लगता है, तो उसके लिए भी एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल बनाएंगे। और बाबा रामदेव जी से भी बात हुई है, वो भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो उनके साथ भी मिलकर ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इस पर बढ़ावा देंगे। एक तो उसे दवाई के रूप में भी लाभ होगा और हमारे किसानों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। और भी कई टच में हैं, उनके साथ मिलकर आगे प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार का भी बहुत बड़ा माध्यम बन सकता जी, है। जी बिल्कुल। लोग कुछ जगह, मुझे याद है एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं खेती और गाय से भी रोजगार मिल सकता है, तो बाकी मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन ये सत्य है कि आज भी शिक्षा डिग्री से मिलने वाली नौकरी की वेटिंग बहुत लंबी है। और अगर कोई इस व्यवसाय में आता है तो डेयरी, आज देश में दूध की कितनी बड़ी कमी है जी, तो दूध की कमी पूरा करने के लिए यहाँ चारा सस्ता है और आपके राज्य में कोई चारा चोर राजनेता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ संभावना काफी है। हाँ, चारा चोर तो नहीं है, लेकिन पिछले समय में गोबर चोरी हुआ है। गोबर चोरी हुआ है तो ये नई बात है जी कि छत्तीसगढ़ में गोबर चोर राजनेता था। हाँ हाँ। तो ये संभावना बहुत है। ये मेरा मतलब, मैं इस पे छत्तीसगढ़ के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस दिशा में काम किया जा सकता है, लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। जी जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस दिशा में भी हमारी सरकार काम करेगी। क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं ना कि बीमार पड़ने के बाद तो हम हैं ही, उसके बाद सरकार का काम है, लेकिन बीमार ना पड़े ये आपका काम है, मतलब व्यक्ति का, नागरिक का काम है। तो उसके लिए योगा करिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले ले, ऐसी चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, नहीं योगा पर तो काफी जोर है। स्वयं प्रधानमंत्री जी आज 21 जून को विश्व योगा डे के रूप में घोषित करा चुके हैं। बिल्कुल। और इस क्षेत्र में विश्व गुरु हम लोग बन गए हैं और जगह जगह वेलनेस सेंटर भी है कि आदमी पहले से मतलब सतर्क है, बीमार ही नहीं पड़े। और हम समझते हैं कि वेलनेस सेंटर को और ठीक से मतलब वो कारगर हो, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको गोवा का उदाहरण देता हूँ। गोवा का मतलब तो लोग ऐसा मानते हैं कि बीच पे जाके घूमना जी, लेकिन कोरोना काल में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वहाँ की जो वेदर है उसका परिणाम कहिए या जो भी कारण रहा, देश के लीडिंग पॉलिटिशियन से लेके देश के लीडिंग बिजनेसमैन उन दिनों में क्वारंटाइन होने के लिए गोवा जा रहे थे और वहाँ एकदम से हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ हुआ और अब वो अभी भी टिका हुआ है। इस समय गोवा मतलब केवल बीच नहीं, गोवा मतलब स्वास्थ्य भी हो गया है। तो छत्तीसगढ़ हो सकता है, एक तो देश के मध्यवर्ती क्षेत्र में है, आपके पास आने जाने में भी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, एयरपोर्ट का नेटवर्क है जी, तो इसलिए हेल्थ हब बन सकता है।
हर राज्य की एक यूनिफाई कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे हरियाणा ने अपने पहलवानों का, खिलाड़ियों का आइडेंटिटी बनाया है, तो आपको हेल्थ वाला आइडेंटिटी बन सकती है और इसमें बहुत रोजगार मिल सकता है। जी बिल्कुल, इस तरफ सरकार ध्यान देगी और बिल्कुल अगर आप चाहे तो हम बनाने इस का विषय प्रयास में करेंगे। एक जी। कॉन्क्लेव, हेल्थ कॉन्क्लेव कर सकते हैं और देश के जाने माने, मतलब इंक्लूडिंग बाबा रामदेव से लेके सारे लोगों को, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, वॉलंटियर टाइप का काम करने वाले लोगों को यहाँ बुलाकर उनके सामने संभावना व्यक्त करा सकते जी। हैं। हम अवश्य उस विषय पर भी काम करेंगे। आप ये सारी चीजें, आपका जो आम व्यक्ति के प्रति प्रेम है उसके प्रति आप करते हैं। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आपने आपका सीएम हाउस का नंबर भी सार्वजनिक किया कि कोई सीधे आपसे संपर्क कर सकता है। देखिए, एक तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है। जहां भी जाते हैं भारी भीड़ उमड़ती है और सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलें, बात करें। तो अभी यहाँ पर हम टेम्पोररी व्यवस्था में हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो नंबर सार्वजनिक किए हैं ताकि मतलब जो भी यहाँ पर आए मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा लेकर तो मिल ले, अपनी बात कहे, इसलिए नंबर यहाँ पर सार्वजनिक किए हैं। फिर भी तकलीफ तो लोगों को हो ही रही है और हम प्रयास करते हैं 1-1 बजे रात तक लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा आपका शेड्यूल। मैंने आपका इंटरव्यू कर रहा हूं करके सोशल मीडिया पे डाला था, तो उनके भी कुछ प्रश्न आए। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य लोग मानते हैं, इसलिए यहां से राज्य के बाहर जाकर जॉब करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं पिछले दिनों यूएस में था, वहां पर भी इस आपके राज्य के कई लोग हैं एनआरआई। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राज्य के विकास का वातावरण है और लोग चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करे, अपने गांव के लिए कुछ करे। तो ऐसे लोगों का जो छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उनको आमंत्रित करेंगे और किस रूप में वो छत्तीसगढ़ की सेवा कर सकते हैं उनसे मिल बैठ के, और जो भी सरकार के तरफ से उनको सुविधा मुहैया करा सकते हैं वो उनको कराएंगे। और चाहेंगे कि जो भी यहाँ के लोग बाहर हैं और उनका सहयोग छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में हो, और जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो कहावत है उसको सब मिलकर उसको चरितार्थ करेंगे। हाँ, तो ये किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता बिल्कुल। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है और जो छत्तीसगढ़ में कोई योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आने वाले दिनों में आप बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। उनके लिए ऐसी हेल्पलाइन या कोई ऐसा जन सहभाग का नंबर भी जारी कर सकते हैं। ऐसा होने पर हम आपको अपडेट करेंगे। एक और बहुत बड़े पैमाने पर इवन आपका वीडियो भेजकर एक प्रश्न लोगों ने पूछा है, और वो प्रश्न है डी लिस्टिंग का। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है, ईसाई बने हैं या मुसलमान बने हैं, लेकिन वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभी भी, जिनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, नाम हिंदू लगा रहे हैं लेकिन फायदा उठा रहे हैं। देखिए, संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई एससी अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो एससी के लाभ से वंचित हो जाता है, लेकिन एसटी के लिए ऐसा नहीं है। आज एसटी के जो लोग हैं वो कन्वर्ट होके एसटी का भी लाभ ले रहे हैं और माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसलिए आज पूरे देश में एसटी लोगों की तरफ से आवाज उठ रही है कि जिस तरह से संविधान में एससी के लिए व्यवस्था है वही व्यवस्था एसटी के लिए भी होना चाहिए। और बिल्कुल मैं भी इसका पक्षधर हूँ डीलिस्टिंग का, कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो एसटी कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ वो माइनॉरिटी में रहे, एसटी का लाभ से वो वंचित हो। बाबा साहब ने भी कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन तब जो भी कारण रहा होगा उन कारणों से वो तब व्यवस्था बनाई गई जी, और बाद में मिशनरियों को सुविधा हो इसलिए उसको कंटिन्यूएशन में किया गया। जी तो आपके यहाँ पर भी ये बहुत बड़ी संख्या है जी, और आप स्वयं उससे कम्युनिटी से आते हैं, जी। और इसलिए स्वाभाविकता देश में इसको क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। भारत सरकार ने भी इसके लिए एक आयोग गठित किया है, पूर्व न्यायाधीश के, पूर्व चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में, वो भी काम कर रहा है। लेकिन आप तो स्वयं ही अब निर्णय करने की स्थिति में हैं। जी बिल्कुल, ये कानून पास होना चाहिए और इसके लिए
संस्थाएं, बनवासी कल्याण आश्रम है जो हाँ। जिसका केंद्रीय कार्यालय जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ पर है, जसपुर में। और ये संस्था पूरे देश में एसटी लोगों के हित में काम करती है। हजारों प्रकल्प हैं अलग अलग देश के हर क्षेत्र में और ट्राइबलों के हित में काम करती है। और इसके माध्यम से भी ये आवाज़ उठाया गया है डीलिस्टिंग का। और निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। इससे एक तो जो वास्तु में यहाँ के जो एसटी के लोग हैं, हाँ। उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको शिक्षा में, नौकरी में पर्याप्त अवसर मिलेगा और एक तरह से धर्मांतरण भी इससे रुकेगा। बिल्कुल। साथ साथ में एक और प्रश्न पूछा गया है कि आपके पहले की सरकार पर आप ही ने, आपके पार्टी ने, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो क्या अब उसकी जांच होगी, किसी टाइमलाइन में होगी? देश भर में कई लोग जेल में जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी कोई दिखेगा जेल में? देखिए, पिछला जो 5 साल कांग्रेस सरकार का था, पूरा भ्रष्टाचार में वो बीत गया। मतलब कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, शराब में घोटाला, जंगल में घोटाला, भूमि में घोटाला, मतलब हर चीज में घोटाला। और आज भी कांग्रेस के लोग और उस समय के अधिकारी जिन्होंने उनका साथ दिया, आज भी कई लोग जेल में हैं, जिनका कई महीना, कई साल से उनका बेल नहीं हो रहा है। और उसी का परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा 2023 के विधानसभा के चुनाव में। और हम लोगों ने जैसे पीएससी घोटाला के लिए बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। और हम लोग आपको बताते हैं, हमको मतलब मुख्यमंत्री के नाते गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाला हुआ उसकी जांच का जिम्मा हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। अच्छा। और भी लगातार जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि देश भर में जहां पर भी इलेक्शन होते थे जी, तो वहां कांग्रेस का खर्चा इसी राज्य से चलाया जाता था। बिल्कुल। वो तो एटीएम था, ये हाँ। कांग्रेस का एटीएम हाँ, था। हाँ। मतलब पूरा भारत सरकार नहीं, भारतवर्ष में कांग्रेस हाँ, पार्टी हाँ। यहीं के पैसे से चलता था। हाँ। तो कई लुटेरा आता है आजकल, पूरा एटीएम उखाड़ के लेके जाते हैं, तो उस पे कार्रवाई होती है। चोर डकैत छोटा सा होता है उस पे। यहाँ तो पूरे राज्य का खजाना लेके गए हैं, तो कड़ी एक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। तो हम आशा करें कि जल्दी कोई सलाखों के पीछे दिखेगा। हाँ, बिल्कुल सलाखों के पीछे हैं भी, और भी वाले समय में और भी जा सकते हैं। हाँ। एक और प्रश्न आया है, क्योंकि आपके इस, हालांकि कुछ अब जो रेड टेररिज्म है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी नक्सल वाला जो विषय है वो राज्य के लिए चिंता का तो है ही। अभी एक फ्रेश अटैक हुआ है, तो उसको हमेशा के लिए उस पर कोई प्रतिबंध, उसका समाधान, उस दिशा में क्या योजना है? पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार नक्सलवाद से गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ी, और इसका परिणाम ये हुआ कि इनका हौसला बुलंद हुआ। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई शुरू कर दी है। और आज इनमें बौखलाहट है और लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं। नए सुरक्षा कैंप स्थापित होने का मामला, उसका मतलब कि उस क्षेत्र में गरीबों को जो भी सरकार की योजना है उसको पहुंचाना, उनके घर तक राशन पहुंचे, उनके घर तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, सड़क पहुंचे, गैस का सिलेंडर मिले, ये सब उसका आशय है। लेकिन नक्सली विकास नहीं चाहते, ऐसे क्षेत्रों में रोड बने, वहां बिजली पहुंचे, नहीं चाहते हैं, और लगातार नए कैंपों का विरोध कर रहे हैं। और अभी जो घटना घटी है कुछ दिन पहले, ये भी उसी का परिणाम है। सुकमा जिले में टेकुलगुड़ा करके नया गांव में नया कैंप हम लोग का भी डल रहा है। तो उसके विरोध में हमारे जवानों के ऊपर में नक्सली अटैक हुआ, भारी संख्या में नक्सली अटैक किए, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद भी हो गए और उनके शहादत को नमन भी करते हैं। और करीब 14 जवान घायल भी हुए, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। हम लोगों ने
घायलों से भी मुलाकात की, उनसे भी पूछा, तो उनका हौसला बुलंद है और हमको लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार हो गई है तो मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे और समाप्ति तो निश्चित है। तो डबल इंजन में जो अगला इंजन है दिल्ली का, उसका रिन्यू करने का टाइम आ गया है, तो क्या 11 की 11 सीट वगैरह कोई ऐसी आप केंद्र को आश्वस्त करते हैं? जी बिल्कुल। अभी हम लोग 9 सांसद थे, 9 सांसद यहाँ से थे लोकसभा के। इसके पहले 2 बार 11 में से 10-10 थे और इस बार पूरे कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है कि पूरी की पूरी 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को सौंपें। 100%। चलिए, विष्णु जी को बिठाया है तो उस नाम के अनुसार भी तो कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा। हमारा अप्रोच इस इंटरव्यू में एक हमने पॉजिटिव रखा है कि कोई नया कुछ करना चाह रहे हैं, एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता मुख्यमंत्री है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कुछ बचा है जो आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं तो इंटरव्यू में आखिर में आप कह सकते हैं। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, उनकी मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी मतलब पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करेंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा भी चुके हैं। आज इस सरकार को मतलब मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का निर्णय हम लोग ले लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री पहला काम करेगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देने का, स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके हम लोग निर्णय ले लिए कि 18 लाख लोगों का पक्का का मकान बनवाएंगे। उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस भी जो 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन होता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3716 करोड़ रुपया कुछ ही सेकंड में उनके खातों में भेजने का काम भी किए हैं। पीएससी घोटाला को भी सीबीआई को सौंपे हैं। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देंगे। तो ये सब मोदी की जो गारंटी है उसको लागू करेंगे। बिल्कुल। चलिए, हम आशा करते हैं कि एक ग्राम पंचायत सदस्य से लेके सरपंच से लेके केंद्र के मंत्री से लेके एक प्रदेश के मुखिया बनने का लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो हिंदुस्तान विकसित होगा। आपने समय निकाला और हमको बड़ी ही दिल खोल के बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके राज्य में कोई चारा चोर राजनेता भी नहीं है तो इसलिए यहाँ संभावना काफी है। हाँ, चारा चोर तो नहीं है, लेकिन पिछले समय में गोबर चोरी हुआ है। गोबर चोरी हुआ है। कुनकुरी नाम का जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में आता है, वहां पर धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। धर्मांतरण करने वालों को बढ़ावा दिया गया और हमको लगता है कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। निश्चित रूप से जो भी साधु संत आते हैं वो भी धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नियम बने कि मतलब धर्मांतरण पर रोक लगे। कि इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपकी सरकार आने के बाद भी हिंदू के घरों में घुसते हैं लोग और मारते हैं। हालांकि आपने उस पर एक्शन ली, एक गौरक्षक की हत्या की गई, वहाँ पर भी आपने उसके घर पे बुलडोजर चलाया। कानून व्यवस्था मतलब दुरुस्त होना चाहिए। पिछली सरकार में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। लगातार जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि देश भर में जहाँ पर भी इलेक्शन होते थे जी, तो वहाँ कांग्रेस का खर्चा इसी राज्य से चलाया जाता था। बिल्कुल। लेकिन सरकार बदलने के बाद वातावरण चेंज हुआ है। और वो प्रश्न है डी लिस्टिंग का। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है, ईसाई बने हैं या मुसलमान बने हैं, लेकिन वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभी भी, जिनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, नाम हिंदू लगा रहे हैं लेकिन फायदा उठा रहे हैं। आज
एसटी के जो लोग हैं वो कन्वर्ट होके एसटी का भी लाभ ले रहे हैं और माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मैं भी इसका पक्षधर हूँ डीलिस्टिंग का कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो एसटी कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ वो माइनॉरिटी में रहे, एसटी का लाभ से वो वंचित हो। हमने देखा है कि दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से भी कुछ लोग धर्म के प्रचार के नाम पर, मजहब के प्रचार के नाम पर आते हैं। तो क्या आपके राज्य में भी दूसरे देशों से आने वाले ऐसे धर्म प्रचारकों पर आप नज़र रखेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे? जी बिल्कुल, वो चाहे दूसरे देशों के लोग हों या फिर अपने प्रदेश के लोग हों, जो भी धर्मांतरण का काम करेंगे उनके ऊपर सख्ती से सरकार एक्शन लेगी। तो छत्तीसगढ़ का भी कोई दिखेगा जेल में? तो आज भी कई लोग जेल में हैं जिनका कई महीना कई साल से उनका बेल नहीं हो रहा है और भी लगातार जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि देश भर में जहाँ पर भी इलेक्शन होते थे जी तो वहाँ कांग्रेस का खर्चा इसी राज्य से चलाया जाता था। बिल्कुल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ऊर्जा उत्पादन का यह नया